हेलो एवरीवन। हम बीएससी सेम फिफ्थ आरटीएमएनयू पेपर 2 फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे बाय केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन से क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, उसकी स्टडी करनी है। अभी केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सोल्यूशन में होगा। ठीक है, सो हमें केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है इसकी स्टडी करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल की। सो द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस हमें बनाना है, ऐसा डिवाइस होता है जिनमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब इजी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और ईएमएफ भी इसमें जनरेट होता है। और एग्जाम्पल है डेनियल सेल। अब आपके पेपर में आपको पूछ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल के बारे में। ओके, तो देखते हैं डेनियल सेल के बारे में। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। अब कंस्ट्रक्शन में हमें 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला है कि जो सेल होगा वो कॉपर वेसल का बना होगा और उसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम एक कॉपर वेसल लेंगे, ये हमारा कॉपर वेसल है। ओके, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हमें सॉल्यूशन मिलेगा कॉपर सल्फेट का। ये हमारा कॉपर सल्फेट और ये हमारा कॉपर वेसल। ओके, उसके बाद में क्या बोला है कि इसमें एक पोरस स्पॉट भी होगा। तो हम यहाँ एक पोरस स्पॉट निकालेंगे। पोरस स्पॉट में से कुछ चीजें इधर उधर आ सकती है। ठीक है, सो ये हमारा पोरस स्पॉट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर भी सॉल्यूशन है हमें मिला। ठीक है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद में क्या बोला है कि जिंक रॉड डीप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, और एक जिंक रॉड भी है दिया हमें, तो ये हमारा हो जाएगा जिंक रॉड। ठीक है, जिंक रॉड भी दिया हमें। उसके बाद में क्या बोला है कि जिंक रॉड एक्ट एज अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो हम यहाँ क्या देंगे, नेगेटिव साइन दे देंगे। ओके, और क्या बोला है कॉपर वेसल एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ये अपनी कॉपर वेसल है बराबर। तो कॉपर वेसल को क्या करेंगे हम, यहाँ देंगे ये पॉजिटिव है और यहाँ एक बैटरी है। ये हमारा पूरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। जो हमने यहाँ लिखा वही हमको ड्रॉ करना है, तो हमें इसमें पूरे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं वर्किंग के बारे में। ठीक है, कैसे वर्क होता है, यहाँ क्या क्या होता है। तो दो चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव निगेटिव। हमने अभी देखा कि जिंक जो है, एक जिंक इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जिंक सॉलिड गोज इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो ये जो जिंक सॉलिड है वो हमें Zn2+ आयन और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, सो Zn2+ आयन पास इनटू द सॉल्यूशन। अब ये Zn2+ आयन जो है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा और हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड पे एज इट इज रहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज से बिहेव कर रहा है बराबर। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एनोड है। तो जिंक इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है, एक्ट एज अ एनोड काम करता है। ठीक है, उसके बाद में अब देख लेते कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है। तो हमने देखा था यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी है बराबर। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या करता है, कॉपर आयन जो है और सल्फेट, ओके, Cu2+ और SO2- के फॉर्म में रिलीज होता है। अब ये जो Cu2+ है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स बचे थे जिंक वाले, वो कोई उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। Cu2+ ion from the solution consume electron and therefore copper electrode act as a positive electrode. Reduction take place at this electrode और इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है, तो पहले हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिखे, कंस्ट्रक्शन के डायग्राम बनाइए, याद कर लेना है, सिंपल सिंपल ही है। फिर जिंक पे जो रिएक्शन होती है वो, और फिर कॉपर पे जो रिएक्शन होती है वो। फिर तो बस एक बार समझ गया रिएक्शन क्या है तो हम अपने मन से लिख सकते पॉइंट्स। उसके बाद में नेट रिएक्शन, जिंक और Cu2+ था,
जो जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब हमने यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखा था जो ग्रीन कलर का होता है। जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तब ये कलर क्या होता है, फेंट होता है और हमें कॉपर सॉलिड मिल रहा है बराबर। मतलब हमें रेड कलर का पीपीटी जो वेसल्स को अटैच होगा वो ज्यादा मिलेगा बराबर, रिएक्शन जब होगी तब। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द आउटर सर्किट और इसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है और इसलिए हम उसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन लिख लेना, ठीक है ये वाली। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि हमेशा ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में एनोड की रिएक्शन लिखते हैं, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो क्या रिएक्शन थी हमारी, जिंक जो था उसने Zn2+ आयन दिए, तो ये हमारी रिएक्शन होगी। और राइट साइड पे क्या करते हैं हम, कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं, मतलब रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं। तो Cu2+ आयन जो थी सॉल्यूशंस में, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके कॉपर सॉलिड बनाया बराबर, कॉपर सॉलिड बनाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि ये हमारी क्या हो जाएगी, कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी बराबर। कैथोड की रिएक्शन हो गई हमारी। और ये जो सिंगल लाइन है वो इंडिकेट क्या करती है कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन का। और ये जो डबल लाइन होती है वो हमें क्या बताती है कि इन दोनों में पोरस पार्टीशन था। तो ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इतने पॉइंट्स लिखने पे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। मतलब कुछ भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, मतलब कुछ रिएक्शन होगी जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है इसमें कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है उसमें। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, इजीली हो रही है, क्या कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ करंट हम दे रहे हैं उसको, इसलिए वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया है, तो थर्ड पॉइंट हमें दिया है कि इसमें इलेक्ट्रोड जो होंगे वो डीप होते हैं, ठीक है, सेम सॉल्यूशन में। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट दिया है कि बोथ इलेक्ट्रोड आर डीप इन द सेम सॉल्यूशन। ठीक है, एक सेम सॉल्यूशन होगा और बोथ इलेक्ट्रोड, ठीक है, मतलब वो एनोड और कैथोड दोनों भी इलेक्ट्रोड सेम सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। और वही थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए दिया है कि बोथ इलेक्ट्रोड आर डीप इन द सेम और डिफरेंट सॉल्यूशन। एक तो सेम सॉल्यूशन में दोनों रॉड होंगे या डिफरेंट सॉल्यूशन में भी दोनों रॉड हो सकते हैं, एक एक रॉड इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ये एनोड है और कैथोड है और इसमें ये एनोड और कैथोड है, तो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। हम इसका याद रखेंगे तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का याद करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, एनोड नेगेटिव चार्ज के होते हैं। कैथोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। नंबर 5, इसमें हम कोई भी सॉल्ट ब्रिज या पोरस स्पॉट यूज नहीं करते, बिकॉज ओनली वन सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पर यहाँ क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज या पूरा स्पॉट हम यूज करते हैं टू सेपरेट द टू सॉल्यूशन। जैसे हमने डेनियल सेल में ZnSO4 लिया था और कॉपर सल्फेट दोनों सॉल्यूशन लिए थे, और दोनों इस सॉल्यूशन के लिए एक तो हम सॉल्ट ब्रिज यूज कर सकते हैं या फिर पूरा स्पॉट यूज कर सकते हैं, चलेगा। इसमें क्या एक ही सॉल्यूशन है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, हमें NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, एक ही सॉल्यूशन होगा, तो इसको सॉल्ट ब्रिज या पूरा स्पॉट की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे डिफरेंस वाले पॉइंट्स। ठीक है, अब जब इसको लिखना होगा तो कभी भी ऐसे आजू बाजू पेपर में नहीं लिखना। ठीक है, पेपर में कैसे करना है कि 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, पेपर के 1 बाय 1 पॉइंट वाइज लिखना है। और फिर इसकी जैसे इसमें दिया है कि बोथ इलेक्ट्रोड आर डीप इन द सेम सोल्यूशन, तो ऐसे पॉट बनाना जिसमें ऐसे दिखाना कि दोनों भी इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन में डीप है। उसके बाद में एनोड के नीचे भी हम डायग्राम बना सकते हैं कि एनोड जो होगा वो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कैथोड इसमें निगेटिव होगा। ठीक है, एनोड लिख के कैथोड लिख के। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज यहाँ यूज नहीं होता, तो ऐसे पॉइंट ऊपर नीचे लिखने, आजू बाजू नहीं लिखने। आजू बाजू छोटे बच्चों का डिफरेंस बताने के लिए रहता वो, पर पेपर में बड़े बच्चे ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिवर्सिबल सेल और इनरिवर्सिबल सेल का कॉन्सेप्ट। सो रिवर्सिबल सेल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी चीज जब हम बोलते हैं रिवर्सिबल है तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल ए प्लस बी की रिएक्शन हो रही है और हमें मिल रहा है सी प्लस डी। तो ये हमारी एक हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। पर अगर कुछ हम उसमें फोर्स अप्लाई करें, हीट दे या कुछ भी दे, फोर्स अप्लाई करें और सी प्लस डी जो है अगेन कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस बी में, तो हम वो बोलेंगे कि ये क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों भी कन्वर्ट हो पा रही है एक दूसरे में, तो हम बोलेंगे उसको रिवर्सिबल है। अब उसके लिए हमें कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, वो ठीक है। उसका होने के बाद भी अगर वो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो रिएक्शन, वो सेल कैसा है, रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि तुम कितना भी फोर्स अप्लाई करो, कितना भी इलेक्ट्रिसिटी दो, कुछ भी दो, ए का बी के साथ जब रिएक्ट होगा तो सी मिलेगा और डी मिलेगा। पर तुमने कितनी भी रिएक्शन कर ली, कितने भी फोर्स अप्लाई कर लो, पर बाद में सी प्लस डी आगे जाके ए प्लस बी नहीं देंगे। ठीक है, तो बस वन डायरेक्शन जब रिएक्शन होती है तो उसे बोलते हैं इनरिवर्सिबल, और बोथ डायरेक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे कुछ होगा तो उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट बस रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल को टर्म समझने के लिए था। अब हम इरिवर्सिबल सेल क्या होती है और रिवर्सिबल सेल क्या होती है वो समझेंगे। ठीक है, सो वन बाय वन वो समझते हैं। अब वो समझने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ऐसा फोर्स विच कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड। ऐसा फोर्स होगा जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे। ठीक है, और जिसके वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो करंट उसके अपोजिट में मूव करेगा, जिसके वजह से करंट फ्लो होगा सेल में। और उसको हम मेजर करते हैं, करंट को मेजर करेंगे, वो कितना करंट आया, कितना उसमें करंट फ्लो हुआ, तो उसको हम वोल्ट में मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वो फोर्स जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल सेल, दूसरा होता है इनरिवर्सिबल सेल। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ गए। ठीक है, कि रिवर्सिबल सेल मतलब क्या होगा। ठीक है, सो उसको पढ़ते हैं। रिवर्सिबल सेल क्या होगा कि सेल में जो भी करंट फ्लो होता है, एक तो वो बैकवर्ड फ्लो करेगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अगर दोनों पॉसिबिलिटी है मतलब वो क्या, सेल कैसा है, रिवर्सिबल है। अब इसमें ईएमएफ में जो भी चेंजेस आएगा उस पे डिपेंड करता है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव करेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा करंट। ठीक है, सो रिवर्सिबल सेल मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल सेल मतलब अ सेल इन विच इनफिनिटेसिमल चेंज ऑफ ईएमएफ ऑन आइदर साइड, cathode or anode, which cause the reverse of cell current and direction of a cell reaction is known as the reversible cell। ठीक है, अब इसमें तीन कंडीशन होती है, रिवर्सिबल सेल की तीन कंडीशन होती है जो कि फुलफिल होने पे ही वो हम बोलेंगे कि रिवर्सिबल सेल है। तो तीन कंडीशन कौन सी फुलफिल होनी चाहिए, अब इसके लिए ये समझने के लिए हम एग्जांपल इसमें लेंगे डेनियल सेल का। ठीक है, तो डेनियल सेल का एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहले तो डेनियल सेल तुमको पता है कि क्या होगा, जिंक रॉड होगा, कॉपर रॉड होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का, जिंक इलेक्ट्रोड का, और सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट का ZnSO4, और यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा बराबर। और क्या होगा कि जिंक जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, Zn2+ आयन में ये जो होगा जिंक सॉल्यूशन, और ये जिंक रॉड, तो जिंक रॉड क्या करता है, Zn2+ आयंस देता है और इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से मूव होंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे, और यहाँ कॉपर सल्फेट Cu2+ है, वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड बनाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रही है इसमें डेनियल सेल में बराबर। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा मतलब क्या होगा, करंट फ्लो होगा बराबर, यहाँ करंट फ्लो होगा। सो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसमें जितना भी कितना करंट फ्लो हुआ तो हम निकालेंगे कितना ई सेल है, कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वोल्ट से मेजर करते हैं वो।
तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब पहली कंडीशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल इज अ स्मॉलर देन सेल ऑफ ईएमएफ। तो हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल जो डेनियल सेल था उसके ऊपर हम एक्सटर्नल ईएमएफ लगाएंगे। और अगर कंसिडर करें कि ये हमारा ईएमएफ हमारा ये पूरा प्रोसेस करने की वजह से यहाँ हमें ई सेल जो मिला है वो 1 वोल्ट मिला है। और अगर हमने एक्सटर्नल लगाया जिसका वोल्ट है 0.5 वोल्ट, ठीक है, तो 1 ज्यादा बड़ा है कि 0.5? 1 ज्यादा बड़ा है, मतलब ई सेल इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। तो ऐसी कंडीशन में जिसका पावर ज्यादा वो क्या करेगा, वो डोमिनेट रहेगा। तो जिसका पावर ज्यादा मतलब इसका पावर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, बराबर, निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एनोड टू कैथोड जाएगा करंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसमें एक्सटर्नल ग्रेटर दिया है सेल से। तो नॉर्मल पहली रिएक्शन क्या थी, ये थी हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन, बराबर, किसमें क्या हुआ है, जिंक और कॉपर Cu2+ का रिएक्शन हुआ, यहाँ में Zn2+ और यहाँ कॉपर सॉलिड मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सटर्नल जो है वो बढ़ा है। मतलब पहले क्या था, हमारा ई सेल की वैल्यू अगर आ रही थी 1 वोल्ट, तो अब क्या आ रही है ई सेल की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू आ रही है, हम कंसिडर करेंगे 1.5। मतलब अब 1.5 ज्यादा बढ़े कि 1 बढ़े, 1.5, मतलब ई एक्सटर्नल इसमें क्या है, बड़ा है ई सेल से, ठीक है, हमारा ये बड़ा है। डोमिनेट कौन होगा, ये होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, मतलब हमने क्या किया, जो नॉर्मल रिएक्शन थी उसको एक फोर्स अप्लाई किया, जिसके वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो था Zn2+ आयन वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ क्या हो जाएगी, जिंक। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है Zn2+, तो वो ये रिएक्ट यहाँ से लेगा, बराबर। अब तक कैसे हो रहा था, अब तक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब हमारा एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होने की वजह से Zn2+ ने इलेक्ट्रॉन्स लिए और कॉपर Cu2+ को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, मतलब अब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, बराबर। ये होगी हमारी सेकेंड कंडीशन। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है, सेकेंड कंडीशन रिवर्सिबल के लिए, या फिर थर्ड कंडीशन में क्या दिया हमें कि व्हेन एक्सटर्नल ईएमएफ इज इक्वल टू सेल ईएमएफ, अगर ये दोनों भी सेम है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो ये 3 रिवर्सिबल कंडीशन की कंडीशंस होती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम कॉन्सेप्ट इरिवर्सिबल सेल का। A cell in which current flow in only one direction is known as the irreversible। कोई चांस ही नहीं है, तुम कितना भी फोर्स अप्लाई करो, कुछ भी कर दो, पर हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, फिर से हम रिवर्स नहीं आएंगे, उसको बोलेंगे इनरिवर्सिबल। तो इसमें ईएमएफ का, एक्सटर्नल ईएमएफ का कोई भी रोल नहीं होता। एग्जाम्पल है कि जिंक इलेक्ट्रोड डीप इन द H2SO4, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, इसमें क्या हमने जिंक लिया और रिएक्ट विद H2SO4। इसमें क्या आ रहा है कि ये जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। एक बार ये आ गया कि इसके बाद में ये रिएक्शन रिवर्स नहीं जाती, हाइड्रोजन जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता, इसलिए रिएक्शन कैसी है, इनरिवर्सिबल है। तो ये था हमारा कौन, इसमें हम देखने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि सेल जो होते हैं वो सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एनोड जो ऑक्सीडेशन करता है, जिसपे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और दूसरा होता है कैथोड इलेक्ट्रोड जिसमें रिडक्शन होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब हमेशा लेफ्ट साइड में एनोड ऑक्सीडेशन वाली चीजें रखेंगे, और राइट साइड में हम कैथोड जहाँ रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वो चीजें रखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम डेनियल सेल ले रहे हैं, डेनियल सेल में क्या हो रहा है, जिंक जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है और क्या बनाता है, Zn2+, और कैथोड में क्या करता है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, बराबर। तो ये हो जाएगा एनोड वाला लेफ्ट साइड में और कॉपर वाला जो था कैथोड वो राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद में हमको इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, एक सिंगल लाइन दिख रही है। तो ये सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रोड जो है
जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है विद इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो सॉल्यूशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में। और ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इसमें एक तो पोरस पार्टीशन होगा या फिर सॉल्ट ब्रिज होगी। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। क्या होगा कि एनोड साइड का रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड में, कैथोड साइड का रिप्रेजेंटेशन होगा राइट साइड में, दोनों के बीच में सिंगल लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी कि ये इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन में डिप था, और डबल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों के बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज या पोरस पार्टीशन था। हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है, when electrode is deep into the electrolytic solution। when हम इलेक्ट्रोड को, अब वो इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड जब हम डीप करते कोई सॉल्यूशन में, इट आइदर लॉस द इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टेंडेंसी क्या होगी, एक तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, कोई एक टेंडेंसी होगी। तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें एक तो ऑक्सीडेशन ये होगा या रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, द टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयन। जब इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है और वो उसके खुद के आयन के कांटेक्ट में आता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम समझते प्रॉपरली विथ डायग्राम। ओके, एग्जाम्पल हम लेंगे डेनियल सेल का, जिससे आपको क्लियर होगा। अब डेनियल सेल में अपने को पता है कि क्या होता है, एक रॉड जिंक का होता है, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक मेटल। अब और दूसरा होता है कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या होगा कि ये जिंक जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, सब जगह पूरे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड ने क्या किया, अपने Zn2+ को सेपरेट कर दिया और यहाँ निगेटिव चार्ज। तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, पूरा निगेटिव और ये पूरे पॉजिटिव Z, पूरे पॉजिटिव पॉजिटिव 2+ वाले बराबर। तो जहाँ चार्ज सेपरेशन होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करता है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वन इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब करंट फ्लो, करंट फ्लो होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। तो ये सब किसकी वजह से होगा, टू बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रोड ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया, बिकॉज इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, सिमिलरली कॉपर पे क्या हुआ है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो वहां क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन जो होता है रिडक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस है, तो इसके वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपोजिट साइन से इंडिकेट करेंगे विद द रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0.5 वोल्ट होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल की कितनी होगी, -0.5। ठीक है, उसके बाद में और एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या होगा कि कोई भी मेटल जब हम उसको डीप करते हैं, कोई कोई भी मेटल का जो इलेक्ट्रोड होगा जब हम उसको एक कोई सॉल्यूशन में डीप करेंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी रहेगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन रहेगा, और अगर उस इलेक्ट्रोड में गैस इन्वॉल्व है तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो ये 3 स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हमें दिख रही है तो हम उसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो ऑक्सीडेशन करेगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन करेगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ ऑफ सेल। अब इसमें क्या दिया है कि सेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे जिसको हम 2 हाफ सेल बोलते हैं। एक इलेक्ट्रोड उनमें से ऑक्सीडेशन करेगा और एक इलेक्ट्रोड रिडक्शन करेगा। अब ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तैयार होगा। ऑक्सीडेशन की वजह से होगा तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल। अब ई सेल मतलब क्या होता है कि जब हमको निकालना है टोटल ईएमएफ ऑफ अ सेल तो हम क्या करेंगे,
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एडिशन करेंगे क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की हमें क्या करनी है, और एडिशन करनी है। अब ये दोनों भी प्रोसेस कैसी होती है, अपोजिट होती है एक दूसरे के, इसके पहले भी हमने पढ़ा है ये। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये होता है माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ये माइनस होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। अब ये तो हमको हमको पता है कि ऑक्सीडेशन जो होता है हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन में भी लिखते हैं, और ऐसे भी देखे तो हम यहाँ जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लेफ्ट साइड हो रहा है, और रिडक्शन जो हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है, बराबर। अब क्या होगा कि अगर हमको लिखना है ई सेल के बारे में तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू, लेफ्ट का वैसे के वैसे रखेंगे ई ऑक्सीडेशन, पर ई रिडक्शन की जगह हम लिख सकते माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन, तो हमने लिख लिया माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस, यहाँ के क्या लिखना है, कैथोड पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमें लिखना है। यहाँ एनोड पे होगा और यहाँ कैथोड पे, ए फॉर एनोड और सी फॉर कैथोड। तो इनमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा ई सेल ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो हम क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड ऑक्सीडेशन माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जिंक दिया है हमें और कॉपर दिया है, ठीक है। उनकी रिएक्शन दी है और हमें बताया कि ये एनोड पे हो रहा है और ये कैथोड पे हो रहा है। इनकी वैल्यू भी दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अब क्या करेंगे हम, हमें निकालना है ई सेल, तो हमको पता है ई नॉट ऑफ एनोड ऑक्सीडेशन माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड ऑक्सीडेशन करते हैं हम। मतलब एनोड पे क्या है, जिंक है, कैथोड पे क्या है, कॉपर है, बराबर। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब हमको आंसर क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिलेगा 1.08। तो इसी के बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए, ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, पहला, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ फॉलोइंग सेल। हमें क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है और सेल रिएक्शन भी लिखनी है, और हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड गिवन दिया है, ठीक है। सो पहले सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या दिया है, पहला हमें दिया है Zn 2 प्लस, और यहाँ दिया है Cd 2 प्लस Cd, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड, सेल रिएक्शन की। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पे हमें जिंक मिल रहा है, जिंक हमें दे रहा है Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब Cd 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट Cd मिल रहा है हमें, बराबर, कैडमियम मिल रहा है। ये होगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन, और नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेट रिएक्शन हो जाएगी हमारी Zn प्लस Cd 2 प्लस टू गेट Zn 2 प्लस प्लस Cd। ये हमारी नेट रिएक्शन हो जाएगी। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सेल ईएमएफ, ठीक है। सो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सो सेल ईएमएफ इज इक्वल टू, हम लिखेंगे, यहाँ वैल्यू हमें गिवन है, सो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड। लेफ्ट माइनस राइट साइड करते मतलब ही हमें क्या करना है, एनोड ऑक्सीडेशन माइनस कैथोड ऑक्सीडेशन। सो ये तो हमारा एनोड वाला हो गया, मतलब जिंक वाला, तो जिंक में कितनी वैल्यू है, 0.76 माइनस कैथोड पे क्या है, कैडमियम है, उसकी कितनी वैल्यू है, 0.40। सो हमें कितना मिलेगा आंसर, हमें मिलेगा आंसर 0.36 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है एल्यूमिनियम के बारे में, एल्यूमिनियम और सिल्वर के बारे में दिए, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमें रिएक्शन दी है Al3 प्लस Ag। सो एट एनोड पे रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, Al टू गेट Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड पे क्या लिखेंगे, एट कैथोड रिएक्शन लिखेंगे थ्राइस ऑफ Ag प्लस टू गेट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन टू गेट 3 Ag।
राइट। सो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेट रिएक्शन हमारी हो जाएगी Al प्लस 3Ag प्लस टू गेट Al3 प्लस 3Ag। नाउ E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, अब एनोड वाली जो ये, सो एनोड माइनस कैथोड, एनोड पे क्या हो जाएगा 1.66 माइनस ऑफ माइनस कैथोड पे कितना है 0.80 माइनस 0.80, सो 1.66 प्लस 0.80 बराबर एडिशन हो जाएगी। सो हमको मिलेगा इसका आंसर 2.46 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है Al3 प्लस Zn2 प्लस Zn। सो पहले हम लिखेंगे एनोड पे रिएक्शन, फिर कैथोड वाली रिएक्शन लिखेंगे और फिर नेट रिएक्शन लिखेंगे। एनोड वाली रिएक्शन में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Al टू गेट ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो टू गेट यहाँ 3Zn2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन टू गेट 3Zn। सो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेट रिएक्शन हो जाएगी हमारी 2Al प्लस 3Zn2 प्लस टू गेट ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस Zn 3Zn। ओके, सो नेक्स्ट हम निकालेंगे ई सेल इज इक्वल टू एनोड माइनस कैथोड, एनोड ये कैथोड जिंक। ओके, सो एनोड कितना हो जाएगा 1.66 माइनस 0.76 विच इज इक्वल टू 0.9 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है PtH2 H प्लस और यहाँ Cu और ये Cu दिया है बराबर। पहले क्या लिखेंगे, एनोड वाली रिएक्शन लिखेंगे। एनोड वाली रिएक्शन क्या दिया हमें, H2 दिया है। ठीक है, H2 टू गेट ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, देन कैथोड वाली रिएक्शन पे क्या हो रहा है, एट कैथोड रिएक्शन इज Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट Cu। ओके, नाउ नेट रिएक्शन हमको क्या मिल रही है, नेट रिएक्शन हमें मिल रही है H2 प्लस Cu2 प्लस टू गेट twice of H plus copper. Now E naught of cell for H2 it is anode minus cathode, right? So anode for 0 and for cathode it is minus of 0.34 which is equal to plus 0.34 volt. So this is our answer. हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेजरमेंट ऑफ सेल ईएमएफ। अब हम कोई भी सेल जो लेते हैं, ठीक है, हमने जो सेल लिया उसका मेजरमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, तो हम उसको वोल्ट मीटर में उसको मेजर करते हैं। अगर हमको रिजल्ट मोर एक्यूरेट चाहिए, फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट वी विल यूज पोटेंशियोमीटर। पर फिर भी हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं क्योंकि वो इजी होता है हैंडल करने में, पोटेंशियोमीटर थोड़ा बड़ा होता है। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर कैसे होता है और पोटेंशियोमीटर से सेल ईएमएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ए और बी एक वायर। तो ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, जिसको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी सी से। ठीक है, ये उसकी एक बैटरी सी है। अब इसका जो भी पोटेंशियल होगा, ईएमएफ होगा, वो ग्रेटर होगा जो भी हम स्टैंडर्ड ईएमएफ लेने वाले और जो भी हम फाइंड करने वाले, ठीक है, जो भी हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने वाले, उससे इसका सेल ईएमएफ कैसे होगा, ज्यादा होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले तो स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम और एक सीरीज लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम कंसिडर करेंगे ये स्टैंडर्ड है और यहाँ की लगाई हमने K1 और इसको हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और इसको एक जॉकी है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम ये जॉकी को इस वायर पे हम मूव करेंगे। ठीक है, अब मूव करने के बाद हमको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें करंट जो होगा वो फ्लो ही नहीं होगा। तो ऐसा पॉइंट जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी रिवर्सिबल सेल की।
जिसमें क्या होगा कि दोनों सेल की ईएमएफ कैसी होगी, जो हमारे पास ये सेल है और ये जो हमने अभी सेल लगाई, उन दोनों की ईएमएफ कैसी होगी, सेम हो गई। तो वो पॉइंट हमको मिल गया गैल्वेनोमीटर जॉकी से, ठीक है, ये पॉइंट हमको मिल गया, तो हमने वो पॉइंट क्या किया, नोटेट किया। तो ये पॉइंट जिसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हमें नल डिफ्लेक्शन मिला, कोई भी डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे नहीं मिला क्योंकि अब करंट पास नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। मतलब जैसे हम जॉकी को यहाँ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है इस टाइप से या इस टाइप से, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। पर जब हम एक पॉइंट पे आते हैं और जहाँ कोई करंट पास नहीं होता, तो हमें जीरो डिफ्लेक्शन, नन डिफ्लेक्शन मिलता है, और उसे हम पॉइंट को हमने y से डिनोट किया है, ठीक है। मतलब ये जो हमें ए वाई डिस्टेंस मिला है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टैंडर्ड ईएमएफ से, जो हमने अभी निकाली, जिसका हमें डिफ्लेक्शन जीरो मिला है। तो उन दोनों का क्या हो गया, ईएमएफ सेम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इतना डिस्टेंस ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और एक सीरीज उसको लगाएंगे जिसकी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ भी ये प्लस माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। और ये हमारी की हमने क्लोज कर दी और इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। अब क्या करेंगे, फिर से हम पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलेगा, जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, ये पॉइंट हमने ढूंढ लिया, कंसिडर करते कि हमें जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट हमको यहाँ मिला, जिसको हम वाई डैश से कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बैटरी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ई एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वाई डैश, बराबर। तो हमको ये दो इक्वेशंस मिले, ठीक है। क्या होगा, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ई एक्स डिवाइड बाय ई एस विच इज इक्वल टू ए वाई डैश डिवाइड बाय ए वाई, बराबर। अब इसके तो स्टैंडर्ड है ये, मतलब इसकी वैल्यू नोन होगी, लेंथ भी नोन होंगी, तो हम उससे क्या निकालेंगे, ई एक्स निकालेंगे, बराबर। और हमारा ई एक्स क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेल की वैल्यू थी, ईएमएफ इसका ही हमको निकालना था, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वाई डिवाइड बाय ए वाई डैश डिवाइड बाय ए वाई मल्टीप्लाई विथ ई एस, ठीक है। So from this equation, EMF of experimental cell can be calculated since the EMF of a standard cell is known. तो इस प्रकार से हमने थोड़ा बहुत टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट 1 का बीएससी का कंप्लीट कर दिया है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।